Hello everyone, my name is Raman and welcome to Sierra Malhotra classes. तो सिट बी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का मेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है 19th ऑफ जनवरी को। आज के दिन से देखा जाए तो आपके पास 10 डेज हैं इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या हम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं 10 डेज के अंदर? तो मेरा आंसर है कि आप कर सकते हैं। और इसका रीजन ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि इस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन में कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है, बट जो फेज 1 का एग्जामिनेशन हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो पढ़ाया गया आपको, जो चीजें आपने पढ़ी इस एग्जामिनेशन के लिए, वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, मेरे को इन इन चीजों को पढ़ना है, तो वो चीजें आप इजीली कवर कर सकते हैं 10 डेज के अंदर। आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप किसी कोर्स को रेफर करना चाहते हैं तो वो भी आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा हेल्प करेगा। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स नए हैं इस टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, तो डिस्कस करना जरूरी है। ये जो पैटर्न के एग्जामिनेशन है ये पहले और भी एग्जामिनेशन में और भी रिक्रूटमेंट में यूज करे गए हैं, तो जो हमारी लर्निंग है वो आपके साथ डिस्कस करी जाएगी। इसके साथ सिलेबस क्या है उसकी क्लैरिटी। सिलेबस थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि जो एग्जामिनेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ साथ हम स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे। तो आपका जो फेज 2 मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें दो पेपर लिए जाएंगे। एक पेपर है इंग्लिश का, ये है 75 मार्क्स का। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको 75 मिनट्स दिए जाएंगे यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखने के लिए। एक ऐसे रहेगा, एक प्रेसी रहेगा और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। इसमें आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो बातें तो अमन सर करेंगे कल की वीडियो में, बट मैं आपको एक स्टैट बताना चाहता हूं। तो जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए इंग्लिश के, उसमें इवैल्यूएशन का बेसिस रहा है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स कितनी है और साथ में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी है। अगर आपका ये दोनों चीजें ठीक है, स्पेलिंग आपकी ज्यादा गलत नहीं होती, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होते, तो कहीं ना कहीं बच्चों के जो मार्क्स का रेंज है वो है 50% से 60% के बीच में। 90% बच्चों का मार्क्स इसमें आता है। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट परसेंटेज या फिर नंबर है? क्योंकि काफी सारे बच्चों की इंग्लिश ठीक नहीं है, बट वो भी 50% से ऊपर मार्क्स लेकर आते हैं। और जिनकी बहुत ही अच्छी इंग्लिश है वो भी 65% मार्क्स के ऊपर नहीं जा पाते। ठीक है, तो इंग्लिश उतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहता, बशर्ते आप तीनों के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करें और आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है। ठीक है जी, इसके बारे में डिटेल चर्चा कल अमन सर करेंगे। इसके बाद आता है मेन पेपर, जो कि है MSME की नॉलेज एंड प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे गए फेज 1 के एग्जामिनेशन में। एक्सपेक्टेड है कि मेंस के एग्जामिनेशन में भी बैंकिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है 125 मार्क्स का, और ये 125 मार्क्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट में कैसे? एक है आपका ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर 75 मार्क्स के आपके MCQ बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये है कि 25 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के इजी क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। यहाँ पे आप सोच सकते हैं, मतलब एक गेस लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फेज 1 के एग्जामिनेशन में जो असेसमेंट का पार्ट है, क्रेडिट असेसमेंट का पार्ट है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, साथ में रेशो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके बाद जो मुश्किल पार्ट है, देखो 75 मार्क्स वाला जो है ये तो ऑलरेडी हम फेज 1 में पढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार पेपर दे दिया तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो दूसरा पार्ट है, जो कि सब्जेक्टिव नेचर का टेस्ट है 50 मार्क्स का, कहीं ना कहीं इससे हम घबरा रहे हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के एंड 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। ये आपका 50 मार्क्स का बन के आता है। अब ये 10 क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो इसके बारे में तो एग्जैक्ट तो आपको कोई नहीं बता सकता, बट एक प्रोबेबल क्वेश्चन की लिस्ट में शेयर करूंगा 11th या 12th जनवरी को। 11th जनवरी तक हमारा सिलेबस जो सब्जेक्टिव का है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्लैरिटी यहां पर ये भी नहीं है कि सब्जेक्टिव में क्या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बड़े सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को रीच आउट करा कि सर देखो इटैलिक्स हो रखा है हमारा पेपर 2 के अंदर, जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, ये ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, मतलब हमें लिखना है कीबोर्ड पे जाके। अच्छा, सब किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि उनको हैंड रिटन नहीं है ये, आपको ऑनलाइन, आपको लैपटॉप वो डेस्कटॉप दिया जाएगा, वहां पे आपको टाइप करना आंसर।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो इटैलिक्स हो रखा है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, और ये भी इटैलिक्स हो रखा है और ये भी इटैलिक्स हो रखा है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि डिस्क्रिप्टिव के 10 क्वेश्चन इन ही टॉपिक में से आएंगे, तो चांसेस तो देखो अच्छे हैं कि यहां से डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। बट अभी जो ऊपर के टॉपिक है जो ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते डिस्क्रिप्टिव के प्रिपरेशन में। सेम चीज आती है जो ये टॉपिक्स हैं पेपर 2 के डिस्क्रिप्टिव में जो लिखे हुए हैं, इसके भी आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। अगर मैं 10 क्वेश्चन की बात करूं तो इन टॉपिक से 10 क्वेश्चन नहीं बन सकते। आपको ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, एआईएफ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, यहां से तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट इन टॉपिक में से भी आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। तो मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ डिस्क्रिप्टिव के रिस्पेक्ट में, बट इसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये हो सकता है क्या पता यहां से क्वेश्चन आ जाए। एमएसएमई के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। एक्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो है, जरूर आपको देखना है। यहां से क्वेश्चन आने के चांस है आपके डिस्क्रिप्टिव। साथ में एक मास्टर डायरेक्शन है लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर, तो यहां से भी क्वेश्चन आने के चांस है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी आप एग्जामिनेशन एक बार दे चुके, आपको क्लैरिटी है, वही आपको बस रिवाइज करना है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव अभी तक रिवाइज नहीं करा तो नेक्स्ट 3 डेज आप रिवीजन में लगाएंगे। इसके बाद ढेर सारी स्कीम्स है एमएसएमई के अंदर, क्या पता कोई एक स्कीम से आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जितनी भी स्कीम्स हैं उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसको रीड करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घुमा देंगे ऊपर से। मेरे को लगता है उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने लायक हो जाओगे। वहां पर बस एक ही बेनिफिट मिलेगा आपको, अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन दिखा जो आपने पढ़ रखा है और ऐसा लगता है कि 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। केवाईसी की बात करेंगे तो ये भी काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है और कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट लगता है। इसके बाद रेशियो एनालिसिस, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर जो लिखने वाला टेस्ट है, क्या उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रेशियो एनालिसिस जैसे? तो पहले एग्जिम बैंक का एग्जामिनेशन हो चुका है जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का था, और एग्जिम बैंक के डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपने आप में रेशियो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये करके जाएंगे। रेशियो एनालिसिस से फेज 1 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट आप ये मान के ना जाए कि मेंस में भी नहीं आएंगे, अभी भी रेशियो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है क्रेडिट मैनेजमेंट, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट कैसे होता है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंटिंग, इनमें आपस में क्या फर्क है, लेटर ऑफ क्रेडिट का असेसमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, बैंक गारंटी, को एक्सेप्टेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, टर्म लोन, अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा तो सबसे पहले आपको यही उठाना है। यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन फेज 1 में आ चुके हैं, ये हमारे मॉड्यूल 4 क्रेडिट मैनेजमेंट में कवर्ड है, यहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के भी चांस है। इसके बाद आईआरएक नॉर्म स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा आपके सिलेबस में, यहां से भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के चांस है। इसके बाद एनबीएफसी कितने टाइप है, उनमें आपस में क्या फर्क है, क्या कंडीशन है एक पर्टिकुलर एनबीएफसी की, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अच्छा देखो मर्चेंट बैंकिंग के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, जिसका आपको नोट्स मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, हमने भी वहां से नोट्स को रेफर करा है। इसके बाद एक सेबी के ना मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन है, ये भी आप पढ़ के जा सकते हैं, हमारे लेक्चर्स में ये भी कवर्ड है। तो मेरे को लगता है मर्चेंट बैंकिंग वाली बात यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। मर्चेंट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक है। तो जो 2 बेस्ट सोर्स है वो आईसीएआई का मटेरियल एंड साथ में सेबी की रेगुलेशन काफी है। सेबी की रेगुलेशन में इसलिए करने को बोल रहा हूँ, क्या पता आपको एमसीक्यूज के अंदर यहाँ से क्वेश्चन दिख जाए, क्या पता डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाए ये रेगुलेशन का पार्ट। इसके बाद सेबी का ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रेगुलेशन ही पढ़नी पड़ेगी सेबी की, उसको कंसाइज करके इसका लेक्चर कल आने वाला है। मर्चेंट बैंकर का लेक्चर आ चुका है, एआईएफ का कल आने वाला है। इसके बाद एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर आपको एआरसी के बारे में समझना है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में समझना है, तो आपको सरफेसी एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट,
तो ये इस एक्ट के अंदर ही एआरसी को बनाया जाता है। इस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में ही एक एआरसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिलता है और ये डायरेक्शन लेकर आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोनों एआरसी के पार्ट को पढ़ने के लिए इनफ है, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक जो कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। ये थोड़ा सा वेग टॉपिक हो गया, इसमें तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो इसका अगर मैं आपको बेस्ट सोर्स बताऊं तो इसमें एमएसएमई की जो एनुअल रिपोर्ट है एंड सिडबी की एनुअल रिपोर्ट है, ये दोनों इनफ है। एमएसएमई एंड सिडबी की एनुअल रिपोर्ट से ढेर सारे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, और क्या पता यहीं से आपका 2-3 क्वेश्चन मान ले आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ जाए, ठीक है जी। तो एमएसएमई एंड सिडबी की एनुअल रिपोर्ट आपके एआईएफ के लेक्चर के बाद आएगी। तो अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, एक है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये बचा है, और इसके बाद हमारी एनुअल रिपोर्ट्स एमएसएमई एंड सिडबी की, इनके ऊपर लेक्चर भी आएंगे, ठीक है ना। बाकी सारे लेक्चर ऑलरेडी हमारे कवर्ड है, ठीक है। तो 2 टॉपिक बचे, ये फटाफट हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 10th या 11th तक हमारे कंप्लीट ये हो जाए। बाकी कल आपसे अमन सर मिलेंगे कि आपको इंग्लिश कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आपको हमारे कोर्सेज को रेफर करना है तो www.caramaluthraclasses.com पे आप जाएंगे, सिडबी का कोर्स है। आज के दिन के लिए हमने एक न्यू कोड को एक्टिव करा है जो कि है 1 day 40। तो आपको जो कोर्स है मेरिट सेक्शन का वो मिल जाएगा 2110 पे। ये सिर्फ आज के लिए, जो पहले 30% डिस्काउंट था उसके अंदर भी जो प्राइस था वो 2460 राउंड था, इतना कोई फर्क नहीं है। बट अगेन हम ऑलरेडी काफी कम प्राइसेस पे आपको कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं बनते, ठीक है। चलिए इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे आगे के सेशन में। ओके टाटा, बाय बाय।